हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। जैसा कि हम डेली न्यूज़पेपर की एनालिसिस करते हैं और जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ होती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। वो चाहे कोई, ये वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वो चाहे कोई यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, प्री या मेंस की, एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, सीडीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, सीएपीएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, या फिर अगर किसी की एसएसबी आई है तो वो भी अपने यहाँ से करेंट अफेयर तैयार कर सकता है। साथ ही साथ एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में अगर करेंट अफेयर पूछी जाती है तो वो भी अपने यहाँ से तैयार कर सकता है, क्योंकि बीच बीच में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, जो फैक्चुअल डेटा होते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसको भी हम बताते हैं और जिससे कि काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो मेरा नाम है लोकेश चौधरी। आज है 7 मार्च। तो आज के हम वीडियो को डिस्कस करते हैं और आज की खबरें में देखते हैं कि आज की खबरों में क्या क्या है। तो चलते हैं पहली खबर पे। पहली खबर है कि जैसे कि चुनाव हुए थे त्रिपुरा में, मेघालय में और नागालैंड में, तो वहाँ पे सरकार बननी है, तो नए सीएम के जो अनाउंसमेंट है वो हो गई है। तो मानिक शाह जो त्रिपुरा में, जो पिछले बार भी सीएम थे बीजेपी की तरफ से, वो इस बार भी क्या करने जा रहे हैं, अपनी पावर रिटेन करने जा रहे हैं, जिसमें पीएम हमारे साहब पीएम अटेंड करेंगे सेरेमनी, ओथ सेरेमनी में। तो नॉर्थ में हुए हैं और मेघालय में भी हुए हैं, राइट। अभी ये देख सकते, दूसरी खबर में था कि कॉनरेड संगमा मेघालय के सीएम ये बनेंगे और नीफू रियो नागालैंड के सीएम ये बनेंगे, ठीक है। एक नज़र डाल लेते हैं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके सीएम कौन है और गवर्नर्स कौन है, राइट। तो जो सिक्किम है, अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर असम के ऊपर स्टेट है सिक्किम। तो सिक्किम राज्य के जो सीएम है वो प्रेम सिंह तमंग है। यहाँ के जो गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य हैं, राइट। असम के सीएम जैसे सबको पता है हिमंत बिस्व शर्मा, बीजेपी के यहाँ पे गवर्नमेंट है, और यहाँ के जो गवर्नर है वो हैं गुलाब चंद्र कटारिया, राइट। अरुणाचल प्रदेश का देखते हैं पेमा खांडू, ये अगेन बीजेपी यहाँ पे पावर में है, और यहाँ के जो गवर्नर है वो हैं कवलन त्रिविक्रम परनाइक, राइट। नागालैंड के नीफू रियो, अभी ये अनाउंसमेंट हुई है, राइट, ये नए सीएम होंगे, और यहाँ के हैं श्रीला गणेशन गवर्नर। मणिपुर के बीरेन सिंह है, और यहाँ के जो गवर्नर है वो हैं अनुसुईया लिखिए, राइट। मिज़ोरम की बात करें तो जोराथंगा है यहाँ के, डॉक्टर के हरिबाबू यहाँ के गवर्नर हैं, राइट। मेघालय के कॉनरेड संगमा, मैंने बताया था ये एनपीपी पार्टी के हैं, नेशनल पॉलिटिकल पीपुल्स पार्टी, और ये एक क्या है, ये एक नेशनल पार्टी है। ये ध्यान रखने वाली बात इसलिए है क्योंकि लास्ट टाइम जब इलेक्शंस हुए थे तो ये सीट इसने जीती थी, और मेघालय में इसने जनरल इलेक्शंस में सीट जीती थी, राइट। यहाँ के जो गवर्नर है वो है फागू चौहान। त्रिपुरा जो लेटेस्ट हुए हैं ये है मानिक शाह, मैंने अभी बताया। यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य है, राइट। एनीवेज, अब हम बॉर्डर एरियाज देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट किस किस से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अगर हमारे इम्पोर्टेंस में देखें तो ये जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा इधर बांग्लादेश से, राइट, बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है, राइट। और ये मेघालय से बॉर्डर शेयर करता है, मिज़ोरम से बॉर्डर शेयर करता है, यानी कि आसाम से और मिज़ोरम से। यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेट ऐसे हैं जो जिससे ये बॉर्डर शेयर करता है। और अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल बॉर्डर कौन कौन शेयर करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, तो वो है अरुणाचल प्रदेश, राइट, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, राइट। यहाँ पे ये जो मिज़ोरम है ये क्या है, एक नेचुरल बाउंड्री है, किसके बीच, म्यांमार के बीच, राइट, म्यांमार के बीच, क्योंकि जो एक्सटेंशन है हिमालय का, वो कहाँ जाता है, वो इस पे बॉर्डर शेयर करता है। एनीवेज, मणिपुर की कैपिटल है, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, आसाम, ये स्टेट याद रखने वाली बात है क्योंकि इनका जो लोकेशन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे ऊपर आता है अरुणाचल प्रदेश, जैसा कि आप देख रहे हैं, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, राइट, मिज़ोरम, इधर आता है त्रिपुरा, मेघालय, राइट। और इस मेघालय में ही कौन से 3 हिल्स पड़ती हैं, गारो, खासी, जयंतिया, राइट। गारो, खासी, जयंतिया यहाँ की हिल्स हैं, और यहाँ से भी जो मिनिस्टर्स मिले हैं, जो मेघालय की जो कैबिनेट बनी है उसमें भी यहाँ से मिनिस्टर्स चुने गए हैं इस एरिया से,
राइट। असम में चुनाव नहीं हुए हैं, चुनाव हुए हैं मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में, राइट। एनीवेज, खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे देश की तो न्यूज़ नहीं है, पर हाँ इंटरनेट के मामले में ये न्यूज़ हमें भी इम्पोर्टेंट है और हमारी भी सरकार चाह रही है कि ऐसा हो। तो हुआ ये है कि जो अभी यूएस कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट 1996 है, इसके तहत ये है कि अगर कोई भी इंसान सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे कुछ भी अपलोड करता है तो इसकी जो जवाबदारी होगी वो सोशल मीडिया की नहीं होगी, वो इस इंडिविजुअल की होगी, राइट। यानी कि अगर ये ऑफेंसिव है, अगर कोई कंटेंट ये क्या है, ऑफेंसिव है, एंटी नेशनलिस्ट है, राइट, और ये सिक्योरिटी को, इंटीग्रिटी को, देश को अगर कोई खतरा पहुंचा रहा है तो ये हम जो सोशल मीडिया है वो अकाउंटेबल नहीं है किसी गवर्नमेंट को, राइट। अब बट ये जो इंडिविजुअल है इससे पूछताछ की जा सकती है। तो ये अभी तक का एक्ट है। ये कब का एक्ट है? 1996 में एक्ट बना था, राइट। यूएस कम्युनिकेशंस डिसेंसी एक्ट किसके तहत? सेक्शन 230 के तहत। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि किस एक्ट के तहत? यूएस कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट। पर अब क्या है कि अब सरकार ये चाह रही है, अब दो अटैक हुए थे तो जिसके तहत ये सुनवाई यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुनवाई कर रही है। दो लॉसूट हुए थे, राइट। पहला लॉसूट ये है कि ये नाम देख रहे हैं, वर्सेस गूगल हैज़ बिन फाइल्ड बाई, ये एक 23 साल के अमेरिकन जब किल्ड हुआ था पेरिस में, तो उसकी जो फैमिली थी उसने गूगल को, यूट्यूब को क्या कर दिया है कि सू कर दिया है, यानी कि लॉसूट फाइल कर दिया है गूगल के अगेंस्ट कि गूगल के कारण ही ये अटैक हुआ है, जिसकी वजह से जो आईएस के जो कंटेंट है, भड़काऊ भाषण है, उसकी वजह से क्या हो गया है, हमें अटैक हुए हैं। और इसी अटैक में हमारा परिवार का एक लड़का जो पेरिस में पढ़ने गया था उसकी डेथ हो गई है, राइट। इसमें कुल 129 लोगों की मौत हुई थी, राइट। इसमें कुल 129 लोगों की मौत हुई थी 2015 में, राइट। और फिर दूसरा एक्ट ये है, दूसरा ट्विटर वर्सेस टमाइच, ये देख रहे हैं आप, ये वाला, राइट, ट्विटर के वर्सेस। इसमें क्या है कि नाइट क्लब इस्तांबुल में एक अटैक हुआ था जिसमें ट्विटर पे क्या था कि आईएस के कंटेंट डाले गए थे और एफर्ट थे कि जैसे उकसाना, लोगों भीड़ उकसाना, आतंकवादी गतिविधियों को, टेररिज्म एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना। तो इन दोनों फैमिलीज़ ने क्या किया है कि इन दोनों कंपनीज़ को कह दिया है कि आपकी वजह से क्या हुआ है, अटैक हुए हैं, राइट। पर ये कानून कहता है कि यूएस कम्युनिकेशन कानून डिसेंसी एक्ट कहता है कि अगर कोई कंटेंट डाला जा रहा है तो ये जो पेरेंट कंपनी है, ये सोशल मीडिया कंपनी है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, राइट। तो इसको चैलेंज किया गया है। तो चैलेंज करने का मतलब ये है कि आप इसे ठहराइए, क्योंकि इसका जो एल्गोरिदम होता है किसी भी सोशल नेटवर्किंग का, वो चाहे यूट्यूब, फेसबुक या फिर व्हाटएवर जो हम सोशल नेटवर्किंग यूज़ करते हैं, उसका एल्गोरिदम ये होता है कि आप जो चीज़ देखेंगे, यानी कि आप फैशन के ब्लॉग्स देखेंगे तो जो रिकमेंडेशन आएंगी, जो सजेशन आएंगी, वो किसकी आएंगी? फैशन की आएंगी। अगर आप क्या देखते हैं कि टेररिज्म एक्टिविटीज़ के मामले देखते हैं तो फर्दर आपको जो सजेशन आएंगे वो किसके आएंगे? टेररिस्ट अटैक्स के आएंगे, राइट। तो इनका कहना ये है कि आप ये जो कंटेंट है ये क्यों नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि अब तो ये चेन जैसे बढ़ती जाएगी और लोग सजेस्ट होते जाएंगे और जैसे ही सजेशन मिलेगा ये तो भड़काऊ होते जाएंगे, राइट। और ये इंस्टिगेट करना होगा एक तरह से, वो चाहे भीड़ हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर टेररिस्ट ग्रुप हो, या फिर टेररिस्ट हायरिंग ग्रुप हो, राइट। तो जो ये पिटीशन फाइल किया है इन्होंने, तो सुप्रीम कोर्ट से चाहते ये हैं कि ये जो भी कंटेंट है इसके लिए अकाउंटेबल कौन होना चाहिए? ये जो कंपनीज़ हैं, टेक कंपनीज़ हैं, उनको होना चाहिए, ठीक है। पर कंपनीज़ का कहना ये है कि ये तो हमारे हाथ में है नहीं कि हम कैसे फ़िल्टर करें, हमें फ़िल्टर करने में समय लगता है, राइट, हमें फ़िल्टर करने में समय लगता है। और कंटेंट को हम क्यों हटाएं? क्योंकि हम तो प्रोवाइड करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को, राइट। हम किसको प्रमोट करते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच को।
तो एक तरह से तो ये हुआ कि सरकार एक तरह से चाह रही है कि हम लोगों की वॉइस को कंट्रोल करें, राइट। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आईएसआईएस को ही कंट्रोल करना थोड़ी होगा, राइट। अगर मान लीजिए कल को क्या हो गया, कल को यूएस में ही कोई अटैक्स वगैरह हो गए, तो ऑनलाइन की वजह से, किसी पोस्ट की वजह से वायलेंस हो गए, एथनिक ग्रुप में क्लैशेस हो गए, तो फिर सरकार तो सीधे जाएगी टेक कंपनीज़ के पास, राइट। टेक कंपनीज़ के पास जाएगी और एक तरह से ये कहा जाएगा कि ये जो रूलिंग पार्टी है वो अपोजिशन पार्टी को दबा देगी, क्योंकि वो तो कोई चाहेगा नहीं कि कंटेंट हो। तो एक तरह से जो सोशल मीडिया है वो किसके अंडर आ जाएगा, गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आ रही है और ये खासकर इंडिया में भी हो रही है, राइट। इंडिया में भी सेम चीज़ हुई थी और काफ़ी 1 साल पहले हुई थी, आई थिंक 1-2 साल पहले, जब ओटीटी की रेगुलेशन आया था। एक तो ओटीटी का रेगुलेशन आया था, राइट, ओटीटी का रेगुलेशन आया था। उसके बाद सोशल मीडिया का भी आया था और सरकार चाहती है कि सोशल मीडिया का जो भी एक्सेस है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, वो हटा दिया जाए और जब भी हम चाहें कंपनी से डेटा मांग लें। तो इस पर सरकार ने, जो कंपनीज़ है, उसने कहा कि ये तो प्राइवेसी के लिए थ्रेटनिंग है, प्राइवेसी तो खतरे में पड़ जाएगी, राइट। वो चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, प्राइवेसी तो खतरे में पड़ जाएगी। तो अभी तक इसका कोई मिडिल पाथ नहीं निकला है, राइट। किसी का मिडिल पाथ नहीं निकला है, वो चाहे इंडिया हो, चाहे यूएस हो। और एक तरह से ये डेमोक्रेसी के लिए थ्रेटनिंग भी है अगर हम देखें तो, क्योंकि इसका मिसयूज़ तो हो जाएगा। इनकी बात तो सही है, पर इसका मिसयूज़ भी तो होना है, मिसयूज़ किया जा सकता है। वो चाहे रूलिंग पार्टी अपोजिशन को थ्रेटन करे और फिर जब अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी बनेगी कुछ सालों बाद, तो रूलिंग पार्टी क्या करेगी, फिर उनको, ये तो एक विच हंट हो जाएगा, राइट। कल हम पढ़े थे विच हंट, तो ये क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी विच हंट, राइट, टेक्नोलॉजी विच हंट। कल हमने पॉलिटिकल विच हंट पढ़ा था, अब ये टेक्नोलॉजी विच हंट हो जाएगा, राइट। तो ये एक टर्म मैंने अभी ईजाद कर दिया, राइट। एनीवेज, तो ये ऐसे सामना करना पड़ रहा है। तो इंटरनेट पे चेंजेस होने ज़रूरी हैं, नो डाउट होने ज़रूरी हैं। और जो भी ये क्राइम्स हैं, जो भी ये कोई टेररिस्ट ग्रुप है, वो चाहे अलगाववाद है, वट एवर डेट इज़, तो उन पे जो रेगुलेशन है उनका तो होना चाहिए, पर इससे आम जनता को भी खतरा हो सकता है, आम जनता भी प्रभावित हो सकती है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके काफ़ी कंसर्न है। जहाँ पे जो डेमोक्रेसीज़ हैं वो अपने यहाँ के न्यूज़ के फ्रीडम, प्रेस को क्या कर रही हैं, रेगुलेट कर रही हैं। तो ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट इसलिए प्रोवाइड उनके लिए बेनिफिशियल साबित होता है कि हम अपनी बात को रख सकें, क्योंकि हमारी बात तो मेन मीडिया में होगी नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया में होगी नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग पे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं, राइट। तो ये चेंजेस हैं, ये इंटरनेट का जो रूल है वगैरह चल रहा है और ये आया है न्यूज़ में। एनीवेज, खैर, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि कल हमने पढ़ा था कि चाइना ने जो अपना डिफेंस बजट है वो बढ़ा दिया है, कितने परसेंट, 7.2%, राइट। इसी मामले में एक डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने एक मीटिंग करी है, एक कमांडर की मीटिंग करी है, राइट। नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस करी है, नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस करी है। कहाँ पे INS विक्रांत पे, राइट। INS विक्रांत लास्ट ईयर दिसंबर 2022 में क्या हुआ था, ये कमीशन हुआ था, राइट। अभी ये क्या है, ट्रायल पे है, राइट। अभी ये ट्रायल पे है और इसकी कमीशनिंग इसकी जो मिड 2023 में हो जाएगी, यानी कि फुल्ली ऑपरेशनल ये हो जाएगा, राइट। और ये ऐसी मीटिंग है नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, ये पहली ऐसी मीटिंग है जो कि दिल्ली से पहली बार ये बाहर हुई है, और वो भी कहाँ हुआ है, ऑन सी हुई है, राइट। ये समुंदर पे ये मीटिंग हुई है, राइट। तो इसमें क्या उन्होंने कहा, काफ़ी बातें कही उन्होंने। बातें ये कहीं कि आप वो चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, उसने कहा है, उनको ऐसे बताया है कि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वो चाहे कोस्टलाइन के एरियाज़ हैं, कोस्टलाइन बॉर्डर्स हैं, इनको क्या करिए कि आप 24 घंटे निगरानी में रखिए, राइट। 24 घंटे निगरानी में रखिए और हमेशा चौकन्ने रहिए कि कोई भी अटैक हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर थोड़ी सी भी
अगर आपको कुछ शंका दिखाई दे रही है, थोड़ी सी भी आपको सस्पिशियस चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो उस पर क्या करिए, आप एक्शन लीजिए, राइट। उस पर आप क्या करिए, एक्शन लीजिए, राइट। तो इनका ये कहना था। और डिफेंस के मामले में काफ़ी अच्छी बात ये है कि जो नेवल कमांडर्स हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेवी के मीटिंग्स हुई हैं, इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, राइट। उसके बाद आर्मी के जो हेड होते हैं जनरल, वो थे, एयरफोर्स के वाइस एडमिरल थे। एनीवेज, तो ये उनका कहना था। तो हमारे कोस्ट लाइन को और भी ज़्यादा मिल सकती है सिक्योरिटी। और चाइना का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन डिफेंस बजट मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर चाइना का डिफेंस बजट बढ़ा है या फिर चाइना अपने डिफेंस मामले में अपने डिफेंस को लेके काफ़ी एग्रेसिवली प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसका खामियाजा या फिर उससे चौकन्ना हमें रहना पड़ेगा। अटैक के पर्पज़ से नहीं, हमें किसके पर्पज़ से रहना पड़ेगा, डिफेंस के पर्पज़ से, राइट। तो इसका जो बजट है, इसको हम डिफेंस बजट नहीं कह सकते, इसको हम बजट बोल सकते हैं अटैक बजट। एनीवेज, दिस इज़ नॉट ट्रू। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि सेंटर गिव्स नॉट फॉर स्टेट्स टू ऑथेंटिकेट आधार ऑफ प्रिजनर्स। ये एक तरह से कह सकते हैं काफ़ी अहम तो नहीं है, पर मुद्दा ये है कि जो हमारे प्रिजन्स हैं, जेल हैं, वो किसके लिस्ट में आती हैं। जो प्रिजन है वो स्टेट लिस्ट में आती है। मैंने कल बताया था कि स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, राइट। उसके बाद आता है रेसिड्यूअरी लिस्ट, जो कि अलग होता है। एनीवेज, खैर, तो जो प्रिजन होता है वो किसके अंडर आता है, स्टेट के अंदर आता है। तो सेंटर ने क्या कहा है कि हम स्टेट को अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप ये जो प्रिजन्स में जो प्रिजनर्स हैं, इनका आधार कार्ड ऑथेंटिकेट करें और इनको जो भी सहायता हो सके वो प्रोवाइड करें। वो चाहे कोई स्कीम्स हो, राइट, स्कीम्स हो, क्योंकि सरकार तरह तरह के स्कीम्स लागू करती है। वो चाहे जेल में कोई इंसान हो या फिर बाहर हो, तो जेल के लिए भी प्रोवाइड करा जाती है। उसके बाद हेल्थ स्कीम्स हो या फिर लीगल एड प्रोवाइड कराना हो, राइट। तो इनके आधार नंबर से इनको प्रोवाइड कराया जा सकता है, राइट। तो सरकार ने कह दिया है कि आप इसे ऑथेंटिकेट करिए या फिर आधार कार्ड का यूज़ करिए, जो भी इन्फॉर्मेशन है, और इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करिए, क्योंकि अगर आधार से डेटा लग जाएगा तो वो कहीं भी एक्सेस हो सकता है, राइट। अगर ये मान लीजिए कि कोई कैदी है और ये गुजरात में बंद है, राइट, और ये कहाँ का रहने वाला है, यूपी का रहने वाला है, ठीक है। मास्टरमाइंड है, कोई बहुत ही माफिया टाइप का है और ये गुजरात में बंद है। तो गुजरात में इससे कौन कौन से लोग मिलने आए, अगर इसके आधार कार्ड को यहाँ पे रख दिया गया, यानी कि आधार कार्ड को लिंक कर दिया गया, तो सब डेटा क्या हो जाएगा, इस आधार पे फिट हो जाएगा, राइट, प्रिजन में, राइट। अगर मान लीजिए कि कल को इसे कोई धमकी मिली तो इसे शिफ्ट कर दिया गया वापस किस जेल में, महाराष्ट्र की जेल में, राइट। तो इसका जो डेटा है आधार कार्ड से कि कौन कौन से लोग मिलने आए, वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे, यानी कि ये महाराष्ट्र में भी इसका जो डेटा है वो क्या किया जाएगा, एक्सेस किया जा सकता है, राइट। और इसने कौन कौन सी बेनिफिट्स ली हैं, क्या क्या किया है, और मोटे रजिस्टर को टाइम गया, राइट, हार्ड कॉपी में रखने का टाइम गया, और ये सॉफ्ट कॉपी में अगर रखेंगे तो ये कहीं भी ईजिली एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक तरह से चाह रही है कि काम जो हो तेज़ी से हो और फ्री एंड फेयर हो, सबके पारदर्शिता प्रोवाइड की जा सके। तो इस मामले में सरकार ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने स्टेट को अथॉरिटी दे दी है कि आप क्या करिए कि स्टेट जो प्रिजनर्स हैं उनके आधार कार्ड को ऑथेंटिकेट, यानी कि आपको एक्सेस देने की हम परमिशन दे देते हैं, ठीक है। याद रखने वाली बात यह है इसमें कि प्रिजन किसका सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है, यानी कि प्रिजन के अंडर जो भी कानून बनाए जाएंगे वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे, स्टेट के अंदर बनाए जाएंगे। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने परसों की आई थिंक डेट में बताया था कि जो भी जापान के और ऑस्ट्रेलिया के जो सीएम हैं वो आने वाले, पीएम हैं वो आने वाले हैं। ये तो मार्च में आएंगे 18 को, आई थिंक 18 या 19 को, एनीवे। और ऑस्ट्रेलिया को अभी 8 तारीख से 10 के बीच में, ये कहाँ, अहमदाबाद में
इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच का जो मैच है उसको, टेस्ट मैच को एंजॉय करेंगे, राइट। उससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर हैं वो भी साथ में आए हुए हैं, ट्रेड मिनिस्टर कह सकते हैं, ठीक है। तो इनका कहना ये है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, जो भी हमारा जो ट्रेड एक्ट है, जो भी ट्रेड पैक्ट है, जो हमने ट्रेड के लिए सहमति बना रखी है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम हाई लेवल पे ले जाना है, राइट। यानी कि अभी हम ऑस्ट्रेलिया के साथ एक पैक्ट है जो कि हमने लास्ट दिसंबर में साइन की थी, वो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, राइट, ट्रेड एग्रीमेंट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ECTA, राइट। तो ECTA तो करेंटली चल रहा है, जिसके तहत हम ट्रेड वगैरह करते हैं, पर इनका कहना ये है कि हम इससे किस लेवल पे ले जाएंगे, इसको हम ले जाएंगे फुल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसको हम ले जाएंगे, यानी कि CEPA, राइट। तो जो अब हम ट्रेड पैक्ट साइन करेंगे, या फिर ट्रेड पैक्ट में अगर हम उससे कोई डील करते हैं, पैक्ट एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो उसका जो नया नाम होगा वो ये होगा। यानी कि इसमें कुछ पार्शियल है, इसमें फुल होगा, यानी कि इसमें कोई टेंशन की बात नहीं होगी, हम कितना भी इसमें काम कर सकते हैं। खैर, ऑस्ट्रेलिया से हमारे रिश्ते काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, काफ़ी अच्छे हैं कह सकते हैं, और ख़ासकर हम बहुत सी चीज़ें वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, और उसमें एक मेन चीज़ है अवाकाडो, राइट। ये एक फ्रूट है जो काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन रखता है, काफ़ी हाई एनर्जी रखता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी की अगर हेल्थ ख़राब हो उसमें। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर की हम बात करें तो ये आज की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट खबर है, किस व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनफैक्ट प्री में इन्वायरमेंट के, क्योंकि आप जानते हैं कि इन्वायरमेंट में क्वेश्चंस प्री में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट मेंस में तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ही है, राइट। पहले ही इसको स्टार आप बना सकते हैं, 4 स्टार 5 स्टार, जितने स्टार आपको देने हैं उतने स्टार। खैर, तो रूसिकुलिया सैंड स्ट्रीम विथ ओलिव रिडले टर्टल्स, राइट। ओलिव रिडले टर्टल्स काफ़ी एक, ये जो टर्टल्स देख रहे हैं कछुए, इनको बोलते हैं ओलिव रिडले टर्टल्स, और ये कहाँ पे मिलते हैं, उड़ीसा की जो ईस्टर्न कोस्ट है, इनफैक्ट कोस्ट तो ईस्टर्न में ही है। खैर, तो उड़ीसा की कोस्ट पे ये पाए जाते हैं, राइट, उड़ीसा के कोस्ट पे पाए जाते हैं, और इस साल 6.3 लाख टर्टल्स क्या किए हैं, नेस्टिंग किए हैं, राइट। यानी कि इस साल बहुत ही अच्छी कह सकते हैं पैदावार, राइट, पैदावार हुई है ओलिव रिडले टर्टल्स की, डिस्पाइट ऑफ एनी एक्सट्रीम कंडीशन। खैर, एक्सट्रीम कंडीशन तो वहाँ पे हुई नहीं है इस बार, रिसेंटली कोई साइक्लोन नहीं आया है, कोई सुनामी नहीं आई है बे ऑफ बंगाल में, राइट, बे ऑफ बंगाल में, और मौसम अभी तक तो ठीक था, राइट, अभी तक तो ठीक था, उनके जो भी प्रोडक्शन के लिए उनके मौसम ठीक था, और कोई एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस तो हुई नहीं है, और हैवी रेन भी नहीं हुई है, राइट। तो ये पाए कहाँ जाते हैं, ठीक है, ये पाए कहाँ जाते हैं, तो इस मैप में हम समझेंगे ओलिव रिडले टर्टल के बारे में थोड़ा सा। ओलिव रिडले टर्टल, सी टर्टल, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये कहाँ, गारी माथा में बीच में, और ये IUCN की कंजर्वेशन लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में ये पाई जाती है, राइट। IUCN ने इसको किस में कैटेगरी में रखा है, वल्नरेबल, राइट, वल्नरेबल लिस्ट में रखा है, ठीक है। तो जो उड़ीसा का कोस्ट है, आप ये देख सकते हैं, ये उड़ीसा है, इसको जूम करके यहाँ पे लगाया गया उड़ीसा, तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो है रूशिकुल्या, राइट, ये है रूशिकुल्या, ये कोस्ट है उड़ीसा का, और ये गंजम डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, राइट, ये पाया जाता है गंजम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के। और पास ही में ये क्या है, एक चिलिका लेक है, जो कि बहुत फेमस है किसके लिए, और यहाँ पे भी ओलिव रिडले टर्टल्स पाए जाते हैं, और डॉल्फिन्स यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद चिल्का लेक रामसर साइट है, आपको पता ही होगा, रामसर साइट है,
और ये पहली ऐसी इंडिया की रामसर साइट है जो चिल्का लेक बना था। एनीवेज, तो ऋषिकुल्या में कहाँ क्या पाए जाते हैं, टर्टल पाए जाते हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ग्राफ से कि ये जो मास नेस्टिंग बीच है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी कि नेस्टिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। और जो स्टार में दिख रहा है ये क्या करता है, स्पोरेडिक नेस्टिंग, यानी कि ये छोटे मोटे हैं दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद एक नदी है देवी, महानदी की क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, राइट। ये महानदी की क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। इस देवी माउथ पे भी पाए जाते हैं। उसके बाद एक और है बीच है गारी माथा, ये जहाँ पे ये पाया गया ये गारी माथा, तो ये यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये धामरा, धामरा एक जगह है, यहाँ पे पोर्ट है, राइट। धामरा पे एक पोर्ट है, बहुत ही फेमस पोर्ट है। तो ये उस पर्पज़ से याद रखने वाली बात है कि ये पोर्ट्स फेमस है किसके लिए, शिपमेंट्स के लिए, शिप वगैरह आते हैं। खैर, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि ऋषिकुल्या, राइट, गंजम डिस्ट्रिक्ट, देवी माउथ, और एक और नदी है यहाँ पे पुरी, ये है पुरी, ये है पुरी, राइट। पुरी जगह है, आई थिंक पूरी जगह है। तो पुरी की नदी भी है, तो इसके माउथ पे भी क्या पाया जाता है, ओलिव रिडले टर्टल पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें गारी माथा की, गारी माथा की अगर बात करें तो गारी माथा किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये पड़ता है केंद्रापारा, केंद्रपारा। और ये फेमस है किसके लिए, ये फेमस है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नोन रोकरी, राइट। रोकरी, रोकरी मीन्स ये होता है कि कोई भी प्लांट जो पक्षियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, किसी चीज़ पे अपना घोंसला वगैरह लगाती हैं, राइट। तो यहाँ पे घोंसले बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। रोकरी के लिए फेमस है गारी माता, यानी ये केंद्रपारा, राइट। तो यहाँ से याद रखने वाली बात है कि जो हमारा उड़ीसा है, ओलिव रिडले टर्टल से याद रखने वाली बात यह है कि हम तीन चार चीज़ें याद रखेंगे, यानी कि ऋषिकुल्या, राइट। ऋषिकुल्या, देवी माउथ उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद गारी माथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओलिव रिडले टर्टल के लिए, और पुरी, राइट। पुरी, देवी, गारी माथा और ऋषिकुल्या, दैट्स इट। किसके लिए, ओलिव रिडले टर्टल के लिए, दैट्स इट। एनीवेज, खैर चलते हैं अगली खबर पर। अगली खबर है, रेलवे काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है और हमारे जो मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, वो बहुत सारी इमेज वगैरह पोस्ट करते रहते हैं, और एरियल व्यू, ड्रोन व्यू कि ये ट्रेन बताइए कहाँ की है, ये ट्रेन, ये व्यू कहाँ का है। तो उस पर एक मैंने उनको ट्वीट करके पूछा था, मैं जब घर से आ रहा था अपनी जगह पे, तो वो ट्रेन 17 घंटे लेट चल रही थी। आप इमेजिन कर सकते हैं 17 घंटे लेट। तो फिर मैंने अश्विनी वैष्णव जी को ट्वीट करके पूछा, पर वहाँ पे कोई कुछ हुआ नहीं। खैर, हमारे ट्वीट का कौन जवाब देता है। एनीवेज, तो रेलवे ने क्या किया है कि हम इसरो से एक डील साइन की है और टाइज बनाया है कि हम जो ट्रेन की ट्रैकिंग है उसको बहुत ही और ही बेहतर करेंगे, और जो वेबसाइट, जो साइट यूज़ होंगी, जो सैटेलाइट यूज़ होंगी, वो इसरो की होंगी। इसमें हमारी इसरो हेल्प करेगा, राइट। तो सरकार ने, रेलवे ने ये कहा है कि हम नाविक का यूज़ करेंगे, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन का। उसके बाद भुवन का यूज़ करेंगे, राइट, भुवन का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सरकार ने, रेलवे मिनिस्ट्री ने कह दिया है, और इसरो की जो टीम इसमें लीड करेगी, इसरो के जो ये दोनों बनाए हुए सैटेलाइट्स हैं, राइट। यानी कि जो नाविक है, लेट मी ऐड अ स्लाइड, इस पर स्लाइड ऐड करता हूँ, राइट। तो जो इसमें इसरो और रेलवे मिलके क्या करेंगे, इसमें काम करेंगे, किसके लिए, लाइव ट्रैकिंग के लिए, यानी कि रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए कि कौन सी ट्रेन कहाँ पे है, और ये दिखाने के लिए, ठीक है। तो इसरो के इसमें दो जो सैटेलाइट्स हैं वो यूज़ होंगी। एक तो होगी नाविक, इसका फुल फॉर्म होता है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन, राइट। और एक जो इस पे सैटेलाइट यूज़ करेगा वो करेगा भुवन,
राइट। और रेलवे का जो अभी लाइव ट्रैकिंग सिस्टम है जो कि आप देखते हैं, यूज़ करते हैं, उसका नाम है रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन। राइट, ये हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। राइट, ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, पर जो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इससे क्या है, इससे CRIS, इससे इसरो और ये जो कंपनी है रेलवे के अंदर आती है, इन दोनों ने क्या किया है कि पैक्ट साइन किया है जिससे कि ट्रेन ट्रैकिंग के बारे में हम जान सकें। एनीवेज, खैर अगली खबर की तरफ चलते हैं कि साउथ कोरिया पुशेस टू एंड डिस्प्यूट विद जापान ओवर मरी टाइम फोर्स्ड लेबर, वॉर टाइम फोर्स्ड लेबर। हुआ ये था कि अगर हम इसके बैकग्राउंड में थोड़ा देखें तो जो जापान है, जापान वर्ल्ड वॉर टू में क्या था कि सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रहा था जब तक कि इस पे USA ने बम नहीं गिरा दिया, न्यूक्लियर बम हिरोशिमा और नागासाकी पे बम नहीं गिरा दिया। ये बम गिराया गया था 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। उसी के बाद UN की स्थापना की गई थी। राइट, कि पीस के लिए हम बनाए रख सकें, कोई ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे होनी चाहिए। खैर, तो जो ये जापान है, अगर इस मैप में हम देखें तो ये जो जापान है, ये जापान आगे बढ़ता रहा था, चाइना में भी गया था, चाइना से इंडिया में भी आया था। राइट, इंडिया में भी आया था। तो ये जो साउथ कोरिया है, यहाँ पे इसने क्या किया था कि वॉर से लोगों को क्या किया था, स्लेव बना लिया था इसने। जापान ने क्या किया था कि वॉर जीतते गया, यानी कि टेरिटरी इसने ये जीतते गया, पर यहाँ पे इसने क्या बना लिए, स्लेव्स बना लिए। राइट, स्लेव्स बना लिए, करीब 7,80,000 इसने स्लेव्स बनाए थे। ठीक है, तो साउथ कोरिया और जापान के बीच तो मुद्दा यही है कि ये वर्ल्ड वॉर से ही लड़ रहे हैं। राइट, ये इनके बीच का जो डिस्प्यूट है वो वर्ल्ड वॉर से ही चला आ रहा है। ठीक है, इस पे 2018 में भी वहाँ की सरकार ने कहा था कि अपने टाइज ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों भी एक तरह से कह सकते हैं एशिया के डेवलप्ड नेशन में आते हैं। खैर, डेवलप्ड साउथ कोरिया है तो डेवलप्ड नेशन में आते हैं, और जापान और साउथ कोरिया, ये जो दोनों टाइज़ हैं, ये कल्चरल टाइज़ अपने सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि इनके कल्चर कहीं ना कहीं मिलते जुलते रहते हैं। और यहाँ के लड़के यहाँ पढ़ने जाते हैं, यहाँ के लड़के यहाँ पढ़ने जाते हैं, शॉपिंग वगैरह, इनके बीच फ्रेंडली रिलेशन है लोगों के बीच में। पर गवर्नमेंट के बीच में क्या है कि इसको लेके ये मुद्दा बना के रखे हैं वॉर टाइम के पहले का, और उससे पहले का भी 1823 में इनके बीच में कोई जापान में, यहाँ पे आई थिंक जापान की जो गवर्नमेंट थी, यहाँ पे एक साम्राज्य हुआ करता था, इसको हरा दिया था। तो जापान एग्रेसिवली पहले से ही रहा है। राइट, तो अब सरकार ने, जो साउथ कोरिया की गवर्नमेंट है, उसने कहा है, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि अब वो क्या करते हैं कि हम अपने झगड़े ख़त्म कर लेते हैं। राइट, और ये जो स्लेव्स वगैरह हैं इनको आप छोड़ दीजिए, अभी हैं तो छोड़ दीजिए, नहीं है तो हम जो अपने प्रॉब्लम है उसको सही कर लेते हैं। राइट, तो ये मुद्दा आया है और इनके बीच के कहते हैं। खैर, अगर हम देख लें, थोड़े से मैप बेसिस पे देख लें, तो ये एक स्टेट है सुगारू स्टेट। राइट, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जापान का जो नॉर्दर्न एरिया है ये कनेक्ट होता है सी ऑफ जापान से। राइट, ईस्ट सीज को बोलते हैं। खैर, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये है एक स्टेट ऑफ डांटले, ये रसिया और जापान के बीच। राइट, खैर चलते हैं, ये खबर थी, बस इतना ही। वॉर टाइम फोर्स्ड लेबर, उसके बीच का फोर्स्ड लेबर जो हुआ था उसको हम ख़त्म करने की चाहते हैं। एनीवेज, अगली खबर है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो हुआ यूँ कि जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो 2001 में कोर्ट इनकाउंटर्स किए थे, किसने, कैप्टन ने। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि इनका नाम क्या है, बस आर्मी ने क्या किए थे, इनकाउंटर किए थे 4 लोगों के। ठीक है, उसके बाद कोर्ट मार्शल हुआ,
कोर्ट मार्शल हम बताएंगे कि एक्चुअली में होता क्या है और इसमें क्या होता है, राइट। खैर, तो इसमें हम देखते हैं कि आगे की कहानी क्या है नेक्स्ट स्लाइड में। एनीवेज लेट मी ऐड अ स्लाइड। ठीक है, तो अफस्पा 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 आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये 19 आई थिंक 2000 में ये कहाँ था, लगा था 2000 में, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। ये प्रोविज़न क्या कहता है कि आर्मी को एक स्पेशल राइट प्रोवाइड करता है, जिससे कि स्पेशल पावर प्रोवाइड करता है, जिससे कि ये बिना किसी वारंट के, बिना किसी एनी फर्दर इंफॉर्मेशन के, अगर ये शक के आधार पे किसी को भी पकड़ सकते हैं, राइट, किसी को भी पकड़ सकते हैं और इनफैक्ट ये मार भी सकते हैं, बट मारने का रीज़न आपको देना होगा। ठीक है, तो कुछ ऑफिसर्स ने क्या किया था, कुछ ऑफिसर्स ने, कैप्टन रैंक के ऑफिसर थे, उन्होंने क्या किया था कि इस एक्ट का यूज़ करके 3 लोगों को क्या कर दिया, एनकाउंटर कर दिया, राइट। 3 लोगों का इसने एनकाउंटर कर दिया और इन्होंने ये बताया कि ये जो एनकाउंटर किया, ये जो 3 लोग थे, ये क्या थे, टेररिस्ट थे, राइट, ये क्या थे, टेररिस्ट थे। बट इन पे जांच बैठ गई, राइट, इनके जांच बैठ गई, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होने लगी और ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में ये अब डिसाइड हो गया है कि इन्होंने गलत तरीके से किया था, राइट। इनका जो पर्सनल ग्रीवांसेस था वो था, या फिर इनका प्रमोशन था, या फिर वॉटएवर था, जिन्होंने अपने फ़ायदे के लिए इनका इनकाउंटर किया, क्योंकि ये टेररिस्ट नहीं थे, ये साबित हो गया है, राइट। तो कोर्ट मार्शल कैसे होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर इनको इन्फॉर्मेशन होगी तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठेगी, राइट, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठेगी। उसके बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्या सुनाएगी, सज़ा सुनाएगी, ठीक है। ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जांच करेगी, एक तरह से कह सकते हैं कि एफआईआर के इक्विवेलेंट है सिविल कोर्ट के अनुसार, ठीक है। उसके बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, उसके बाद बैठेंगे, ये जो इंक्वायरी है ये भेजी जाएगी कहाँ पे, कमांड में। अब जिस एरिया के कमांड में है, यानी कि हमारे देश में कुल 7 कमांड है, नॉर्दर्न जो कमांड है उसमें आता है जम्मू एंड कश्मीर, राइट, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उधमपुर में है, राइट। तो ये जो इंक्वायरी है ये भेजी गई कमांड उधमपुर में। तो इस कमांड ने क्या किया, जो कर्नल रैंक के अधिकारी थे, इनको JAG जुडिशियल एडवोकेट जनरल के द्वारा सुनवाई की गई, तो इन्होंने कह दिया कि हाँ ये गिल्टी है, राइट। उसके बाद अब इनको सज़ा सुना दी गई है कमांड के द्वारा, यानी कि इनका कोर्ट मार्शल हो गया। कोर्ट मार्शल यानी कि इनको सर्विस से निकाल दिया गया, इनकी सैलरीज वगैरह रोक दी गई, पर्क्स वगैरह रोक दिए गए, राइट। इनको आर्मी से निकाल दिया गया। अब इनको गवर्नमेंट ने क्या, आर्मी ने क्या कर दिया, इनको सज़ा सुना दी है और इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि मान लीजिए कि इनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई और ये किसके द्वारा सुनाई गई, आर्मी कोर्ट के द्वारा, राइट, आर्मी कोर्ट के द्वारा, ठीक है। अब ये क्या कर सकते हैं, ये फर्दर कहाँ जा सकते हैं, तो ये जाएंगे ट्रिब्यूनल में, आर्मी की ट्रिब्यूनल में। उसके बाद अगर इनको वहाँ भी सज़ा मिल गई, मान लीजिए कि ट्रिब्यूनल ने क्या कर दिया, इनको डेथ पेनल्टी दे दी, राइट। तो अब ये क्या करेंगे, अब ये जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, इनफैक्ट ये क्वेश्चन में पूछा गया था, आई थिंक मैं कुछ दिनों पहले एक मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा था, शायद वो PCS का था या UPSC का था, मैटर नहीं करता है, पर हाँ ये वो UPSC का ही था, राइट। तो उसमें पूछा गया था कि अगर कोर्ट मार्शल में किसी आर्मी के जवान को, पर्सनल को सज़ा दे दी गई है, मान लीजिए कि डेथ पेनल्टी दे दी गई है, तो क्या वो प्रेसिडेंट के पास जा सकता है, प्रेसिडेंट के पास पार्डन के लिए जा सकता है, क्योंकि पार्डन के जो अथॉरिटी है, जो भी लिमिट्स हैं, वो किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। तो वो पूछा गया था कि क्या वो जा सकता है, तो हाँ डेफिनेटली जा सकता है, और ये जा सकता है, ये सही था ऑप्शन में, राइट। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहाँ पे अब सुनवाई की जाएगी। बहरहाल ये जो
काम जो भी प्रोसेस है, जो भी सजाएं सुनाई जाएंगी वो सुनाई जाएंगी कि आर्मी के भीतर इसने क्या किया है, राइट। अगर मान लीजिए कि यही कैप्टन किसी सिविलियन को मार दे, राइट, किसी सिविलियन को इसने क्या कर दिया, रेप कर दिया, लेट्स से किसने रेप कर दिया किसी सिविलियन का, तो ये जो रेप केसेस हैं ये किस में सुने जाएंगे, ये सिविल कोर्ट में सुने जाएंगे। यानी कि अब इसमें जो आर्मी के जो कोर्ट है वो इसकी सुनवाई नहीं करेगी। पर अगर ये रेप किसी आर्मी पर्सनल की फैमिली को करता है, राइट, तब ये किस में सुनी जाएगी, आर्मी की कोर्ट में सुनी जाएगी। ये मामला है कि आर्मी से रिलेटेड सारे काम आर्मी में होगी। अगर आर्मी का कहीं भी इंटरेक्शन हो जाता है तो वो क्या करेगा, सिविल कोर्ट में सुनाई जाएगी। खैर, अगर ये आप कहेंगे कि इसने तो सिविलियन को ही मारा था, पर हाँ मारा था, पर ये जो ज्यूरिसडिक्शन है ये किसके अंतर्गत मारा था, ये मारा था अफस्पा के तहत, राइट, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के तहत मारा था। अब ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आप कह दे कि अफस्पा के तहत इसने रेप किया था, राइट, जोक्स अपार्ट, तो इसके तहत किया गया था और इस एक्ट का इसने गलत इस्तेमाल किया था। खैर, तो आप समझ गए कि इनकी इंक्वायरी कैसे होती है, कैसे इनको प्रोसेस है। पर हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला है कि जो आर्मी का जो अगर सज़ा मिल जाती है तो वो फर्दर प्रोसीड कर सकता है ट्रिब्यूनल से या फिर सुप्रीम कोर्ट से, या फिर अगर उसको डेथ पेनल्टी मिलती है तो प्रेसिडेंट तक भी जा सकता है, क्योंकि वो एक क्या है, सिटीजन है, राइट, वो एक आर्मी का पर्सनल होने से पहले क्या है, सिटीजन है, राइट। खैर, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, एडवांस में आपको क्या है, अब तो होली की शुरुआत हो गई है, हैप्पी होली, राइट, एंजॉय करिए, रंग से बचिए, आई थिंक रंग लगाइए, किसी को हानि मत पहुँचाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल, शायद न्यूज़पेपर कल आया तो करेंगे, नहीं आया तो नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।